आज हम लोग एरोमेटिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना शुरू करेंगे। एक्चुअल में एरोमेटिक रिएक्शंस में एरोमेटिक कंपाउंड इन्वॉल्व होता है जिसका कि मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होता है कंपेयर टू दैट ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स का मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमने ये बताया कि एलिफैटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन तीनों करता है, जबकि एरोमेटिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। ये एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। एरोमेटिक इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक रिएक्शंस। एरोमेटिक रिएक्शंस सबसे पहला पॉइंट यही है कि एरोमेटिक रिएक्शन होगा किस किस तरह। तो देखिए, अगर हम कुछ रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन कंसीडर करते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि एरोमेटिक रिएक्शन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे HBr ऐड किया है, Br2 ऐड किया, ये तुरंत ऐड होकर के बन गया CH2Br, CH2Br। लेकिन हम अगर बेंजीन पे एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन पे एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको समझ में आता होगा, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है बेसिक ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। रेजोनेंस के बाद हमने एक चैप्टर पढ़ाया था GOC में, एरोमेटिसिटी, इंट्रोडक्शन टू एरोमेटिसिटी, जहां पर एरोमेटिसिटी के बारे में आपको बताया गया था। और वहां भी हमने ये रिएक्शन लिखा था कि यहां पर जो है ये रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे आप नहीं सोच सकते हो कि Br2 का एडिशन होगा, मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। पाई बॉन्ड होने के बाद, पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज अगर एडिशन रिएक्शन किया बेंजीन रिंग तो उसका एरोमेटिसिटी लूज होगा, एरोमेटिसिटी लॉस होगा। ठीक है, तो पाई बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन रिंग don't undergo addition reaction because don't undergo addition reaction because it loses, because it loses its aromatic character. Loses its aromatic character. अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर देगा और इसीलिए एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। आपको पता है कि एरोमेटिसिटी के कारण हाई स्टेबिलिटी होता है किसी मॉलिक्यूल को, और अगर कोई एरोमेटिक है तो वो डी एरोमेटिक नहीं होगा, मतलब डी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हाईली अनफेवरेबल रिएक्शन एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हाईली फेवरेबल रिएक्शन, जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एरोमेटिसिटी में ही पढ़ा है, तो नहीं करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स only undergo substitution reaction. एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड जो है सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। However, substitution reaction on aromatic compounds, substitution reaction
on aromatic compounds एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा आर डिफिकल्ट रिएक्शन because it again occurs with loss of aromaticity in intermediate step. इंटरमीडिएट स्टेप्स में एरोमेटिसिटी लूज होगा और एरोमेटिसिटी लूज होने के कारण क्या होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, इस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी डिफिकल्ट होगा। जैसे कि अगर आप बात करो, इधर हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में अगर आप बात करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, और हम क्या करते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई करवाते हैं पार्टिकुलर, हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना लेकर के हम करते हैं ऐसे CH3 CH2 Cl है, और इस पे अगर हम मान लो NaOH डाल देते हैं, तुरंत आपका बन जाता है CH3 CH2 OH प्लस NaCl, ठीक है। हाउएवर अगर हम बेंजीन में बात करें, ये आपको पता होगा कि SN2 पाथवे होगा। हाउएवर ऑन बेंजीन, अगर आपके पास बेंजीन का कोई क्लोराइड लगा हुआ हो और इस पे NaOH डालोगे तो रिएक्शन तो करेगा लेकिन SN2 नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन करेगा लेकिन SN2 नहीं होगा, एक टोटल अलग पाथ जरूरत पड़ेगा, एक टोटल न्यू मैकेनिज्म, ए न्यू टाइप ऑफ mechanism is required to explain its formation, to explain the formation of product का फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट लिखे हम लोग उसका फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया तरह का मैकेनिज्म का यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। SN2 SN1 से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि नीचे हम लोगों ने जो एग्जांपल लिखा है उसमें लिख दिया है। इवन गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है, ऑल्सो दूसरा एग्जांपल, पहला का A लिखें और B लिखें। दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसको आपने HCl ऐड किया और सीधा सीधी बना लिया CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस। अगर आप बेंजीन पे भी इस तरह से करोगे, HCl ऐड करोगे तो वही नहीं होगा क्योंकि एडिशन है सिंपल। हालांकि सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करने के लिए हम बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करने के लिए हम क्या होगा आपका, अगर आप HCl पर AlCl3 डालोगे, ठीक है, तब जाकर के ये इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होगा, ऐसा सिचुएशन बनाएगा कि आपका ये AlCl3 क्या करेगा प्लस, और ये क्या करेगा H प्लस को जोड़ेगा और AlCl4 माइनस, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, अगर हम RCl ऐड कर देते हैं, सब पे RCl ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका CH2R ऐड हो जाएगा, ठीक है, R ऐड होगा यहाँ पे। तो ये अलग लगे, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसलिए डिस्टिंक्शन नहीं कर पाओगे आप, तो
तो अगर हम RCl को ऐड करें सीधा सीधा डबल बॉन्ड ऐड हुआ। हम RCl को अगर बेंजीन रिंग पे ऐड करने का कोशिश करें विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो नहीं एडिशन होगा। हालांकि अगर हम एक कैटलिस्ट लें तो एडिशन होगा और देन आफ्टर फिर क्या होगा, ये जो होगा H+ बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, दिस वन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड कर गया है। हालांकि एक नया पाथ जरूरत पड़ रहा है, बिकॉज आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट स्टेट में आपका एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हुआ है। ठीक है, मतलब साफ यहां भी है, दैट इज तो इसमें हुआ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड a catalyst is required for benzene to undergo electrophilic addition reaction। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए समझने का प्रयास करते हैं अब कि एक्चुअल में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन कर रहा होगा वो किस तरह से कर रहा होगा, और बेंजीन ही नहीं बल्कि अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसी तरह का मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो कैसे करेगा, क्या क्या तरीका हो सकता है। देखिए एक्चुअल में जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हम दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। एडिशन रिएक्शन उसके पाई बॉन्ड होने के बावजूद नहीं करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन करने का कोई संभावना ही नहीं है, बिकॉज एलिमिनेशन होने का मतलब है कि आपको sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट, अगर आपके पास मान लो जस्ट एग्जांपल, अगर आपके पास ये है और Br जिंक डाल के हीट करते हो तो आप समझ सकते हो कि ये तो होना नहीं है भाई, ये कैसे होगा, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ये संभव ही नहीं है क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड एटम थोड़ी होता है, 6 नंबर रिंग में sp हाइब्रिडाइज्ड एटम होता ही नहीं है और इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है वो ना ही एडिशन करेगा ना ही एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम लोग एडिशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बेंजीन को इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन on benzene or aromatic compounds can be classified as follows. ठीक है, हम यहां लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब गौर कीजिएगा, जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एडिशन, एलिमिनेशन पाथ। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पहले एडिशन होगा, देन एलिमिनेशन होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन एलिमिनेशन पाथ। और दूसरा होता है एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेशन होगा एंड देन आफ्टर एडिशन होगा पाथ। ये जो है इंटरमीडिएट बेंजाइन के द्वारा बनता है, इसलिए इसको बेंजाइन पाथवे भी कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं SN-AR मैकेनिज्म। फुल फॉर्म इसका ये होगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड पे जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा वो तीन तरीके का होगा, दिस वन और दिस वन। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। गौर कीजिए इस बात को कि नॉर्मल केस में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन नहीं होगा ऑन बेंजीन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल आप ऐड करते हो तो बेंजीन क्या करता है, अपना एरोमेटिसिटी लूज करता है, जो हम लोगों ने अभी देखा भी था। ऑन बेंजीन को लेकर हम आगे समझते हैं, बाकी सब पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑन बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है लेकिन ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन है, इज कैटलाइज्ड बाय सम कैटलिस्ट, बिकॉज इट इन्वॉल्व, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी इन इंटरमीडिएट स्टेप्स। इंटरमीडिएट स्टेप्स में क्या होता है, एरोमेटिसिटी लूज करता है, और जिसके कारण से इसमें कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इस रिएक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो आपका यही होगा, बेंजीन है आपके पास, आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, आपको जो हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन हो गया, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और H प्लस बाहर निकल गया फ्रॉम बेंजीन। मतलब आपके सामने है कि मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरह का मैकेनिज्म होगा, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, तो स्टेप्स आपका जो इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में वो है ये सब है। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, कि बेंजीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देगा। पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दिया,
इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद आप समझ सकते हो कि जब इलेक्ट्रोफाइल को ये पाई इलेक्ट्रॉन दे चुका है, पाई बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड इधर, ये बन गया आपका प्लस, ये हो गया H और ये हो गया E। ठीक है, अब गौर कीजिएगा कि जो आपने ये इंटरमीडिएट बनाया है वो अनस्टेबल होगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि एरोमेटिक कैरेक्टर लूज हो चुका है, और एरोमेटिक कैरेक्टर लूज होने के कारण ये जो फर्स्ट स्टेप होता है रिवर्सिबल होता है, और यही आपका RDSB है, क्योंकि ये जो स्टेप है वो एरोमेटिसिटी में लॉस के कारण हो रहा है, एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है इस स्टेप में। हालांकि अगर आप इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करने का प्रयास करोगे तो ये रिंग इधर आएगा, ये जो पाई बॉन्ड इधर आएगा और बन जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा दिस वन, फिर H और E। फिर आप समझ सकते हो कि फिर ये क्या होगा, इधर मूव करेगा, और फिर क्या होगा, आपके पास बन जाएगा दिस वन, H और E। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना चाहें, तो तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो दिस वन होगा। आप देख सकते हो कि H और E जुड़ा हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट आपका हुआ है कहां से कहां तक, यहां से लेकर के पाई बॉन्ड का मूवमेंट आपका यहां तक है, पाई बॉन्ड का मूवमेंट यहां तक है, और प्लस जो है आपका यहां से लेकर यहां तक मूव किया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस इंटरमीडिएट का नाम होता है एरेनियम आयन इंटरमीडिएट, एरेनियम आयन इंटरमीडिएट, या इसी का एक और नाम है वीलैंड इंटरमीडिएट, इसी का एक और नाम है वीलैंड इंटरमीडिएट। ठीक है, एरेनियम आयन इंटरमीडिएट या वीलैंड इंटरमीडिएट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे हम लोग आगे फर्दर रिएक्शन करते हैं। एक्चुअल में आप देख सकते हो कि नॉन एरोमेटिक है, और ये सब जो है नॉन एरोमेटिक है, और ये जो है एरोमेटिक है, और इसलिए चूंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना है और इसलिए ये स्लो होगा, और स्लो होने के कारण RDS होगा, हाईली रिवर्सिबल स्टेप होगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि इधर अगर आ गया वापस तो आपका जो होगा ये एरोमेटिक बन जाएगा। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें अब, तो हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि हमारे पास यहां पर पाई बॉन्ड है, यहां पर पाई बॉन्ड है, ये H है और ये E है, और हमारे पास प्लस। अब क्या होगा, ये जो H प्लस है वहां से निकल जाएगा, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे, ये H प्लस इधर से लूज होगा और बन जाएगा किस तरह से, बन जाएगा दिस वन और E। आप देख सकते हो कि ये स्टेप फास्ट होना है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो दो स्टेप में इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। पहला स्टेप जो है आपका एरेनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कार्बोकेटायन एक तरह का है, और दूसरा जो है कार्बोकेटायन से फिर क्या हो रहा है, आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल रहा है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर इस रिएक्शन को हम लोग एनर्जी डायग्राम पे लिखें, इस मैकेनिज्म को अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम पे लिखें, तो सिचुएशन ऐसा होगा, आपके पास दिस वन, इधर हम लिख रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर हम लिख रहे हैं डेल्टा ई। अगर हम बात करें तो आपके पास शुरू में क्या है,
बेंजीन है और प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप आपका आरडीएस, इसलिए पहला पिक ज्यादा होगा, पहला पिक आपका ज्यादा होगा और दूसरा पिक क्या होगा, दूसरा पिक क्या होगा, कम। ठीक है, दूसरा पिक आपका कम होगा क्योंकि दूसरा पिक आपका फास्ट और हाईली कम होगा, ये भी आप समझ सकते हो। यहां पर आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 है, यहां पे आपका ट्रांजिशन स्टेट 2 है। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट तो आपके सामने है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका क्या होगा, विलेन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका विलेन इंटरमीडिएट होगा। बात अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की करें, ट्रांजिशन स्टेट 1, तो अगर आप फिगर बनाना चाहो ट्रांजिशन स्टेट 1 का तो गौर कीजिए, आपके पास जो है वो दो पाई बॉन्ड इंटैक्ट है। एक पाई बॉन्ड जो है पार्शियल दे चुका होगा, यहां डेल्टा प्लस आ चुका होगा, एच यहां जुड़ा हुआ है, और ई पे क्या होगा, ई पे जो बॉन्ड है वो बनने को होगा और ई पे यहां पे डेल्टा प्लस आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद का सिचुएशन यही होगा कि आपका ये पाई बॉन्ड पूरी तरह से हट जाएगा, ये पूरी तरह से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, डेल्टा प्लस हट जाएगा, यहां पूरा पूरा प्लस आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट 2 की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट 2 में आप देख सकते हो कि आपका H प्लस, आपका जो है यहां पर H प्लस जो इधर लूज हो रहा है, और तो मतलब H प्लस के साथ होगा H डेल्टा प्लस हो जाएगा, E पूरा पूरा जुड़ चुका है यहां पर, ये जो है पाई बॉन्ड बनने का और डेल्टा प्लस। तो दिस इज दैट बोथ ट्रांजिशन स्टेट, जो कि आप समझ सकते हो कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट के पहले क्या होगा और रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, इसको देखते हुए हमने बनाया। हमने यही सोचा कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हो क्या रहा है, उसके जस्ट पहले क्या हो और उसके जस्ट बाद क्या हो। तो इस तरह से हमने ट्रांजिशन स्टेट लिख लिया। रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपके पास सामने है कि ये क्या है, आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ये आपका आ रहा है विलेन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है। अब गौर कीजिएगा, मैकेनिज्म को देखते हुए आपको ये साफ पता चलेगा कि मैकेनिज्म में ये दिख रहा है कि बेंजीन क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है। ठीक है, इन मैकेनिज्म बेंजीन इज गिविंग its pi electron density benzene is giving its pi electron density to electrophile. In mechanism, benzene is giving its pi electron density to electrophile. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड किया जा रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हेंस ए डोनर ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप attached to benzene ring, hence an electron donor group attached to benzene ring क्या होगा, increases pi electron density and hence an electron donor group increases pi electron density and hence increases reactivity toward
electrophile increases reactivity toward electrophile. So electron donor groups are called activating group toward electrophilic substitution reaction, toward electrophilic aromatic substitution. देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बेंजीन है, इसको अगर इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना हो तो इसको इलेक्ट्रॉन देना होता है। तो कोई भी अगर आपके पास यहां पे लगा हुआ है ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड रिएक्टिविटी बढ़ेगा। इसलिए ईडीजी को हम लोग इस केस में क्या कहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फर्दर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे खींचेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल करने के कारण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। फर्दर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन and hence its reactivity toward electrophile decreases. So electron withdrawing group का या एक्सेप्टर ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन withdrawing group are called deactivating group toward electrophilic aromatic substitution, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास बेंजीन रिंग था, EWG क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इलेक्ट्रोफाइल को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कम दे पाएगा। जब इधर ये पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इधर कम दे पाएगा, और कम दे पाएगा इसलिए हम लोग कहेंगे EWG को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा यहाँ पर। ठीक है, और हम कुछ लिस्ट करें कौन ज्यादा एक्टिवेट कर रहा होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा एक्टिवेट करेगा, जो कम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो कम एक्टिवेट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते। एक्चुअली वी कैन डिवाइड एक्टिवेटिंग ग्रुप and deactivating group. In 3 parts, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। हम इधर लिखते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और इधर लिखते हैं हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होगा, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। देखते, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में लिखा जाता है NH2, NH माइनस, OH, O माइनस। सभी जो है प्लसिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा बेंजीन रिंग को। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग की बात करें तो NO2, NH3 प्लस, NMa3 प्लस, हाईली डीएक्टिवेटिंग हो गया CCl3, CF3, ये सब स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट रखेगा, ये सब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। मॉडरेट की बात करें तो आपका है OCOCH3, NHCOCOCH3। आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बेंजीन को, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बेंजीन को, लेकिन कम दे रहा होगा क्योंकि इधर इसमें कूलर लग गया है। इसमें इधर कूलर लगने के कारण, इस तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगने के कारण बेंजीन को कम दे रहा होगा। OCH3 भी इसी में आता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मॉडरेट की अगर हम बात करें तो मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आप लिखोगे अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड, OR वगैरह ये सब एसिड डेरिवेटिव्स, हैलो, ये सारा कुछ, एमाइड, ये सब कुछ, ठीक है। और अगर हम वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो आपका पीएच, आपका CH डबल बॉन्ड CH2, आपका अल्काइल ग्रुप। और वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो हैलोजन, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा हैलोजन, बिकॉज हैलोजन जो है वो माइनस आई रखता है, वीक माइनस आई इफेक्ट रखता है, जिसके कारण से उसको हम लोग वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बेंजीन रिंग को, वो क्या होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। ये तो आप समझ गए एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक, बात करते हैं ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन मतलब कहां पर, देखिए इन बेंजीन रिंग अगर आप ये करते हो, इलेक्ट्रोफाइल को इसका अटैक कराते हो, बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते हो तो आपका सारा का सारा जो पोजीशन है, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इन CCl6, और इसलिए आप कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहां जोड़े या यहां लिखे या यहां लिखे यहां लिखे, कहीं भी आप इलेक्ट्रोफाइल को इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, और इसलिए इस केस में आपको ओरिएंटेशन देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन CCl6 एंड हेंस only one mono substituted product is possible in benzene. बेंजीन में मात्र एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा,
एक से ज्यादा नहीं बनेगा। अब अगर हम क्या करें, इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के मतलब दिस वन, जी का ग्रुप है, 3 डिफरेंट पोजीशन है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो, आपको पहले ही बताया गया है, इसको ये भी ऑर्थो कहलाएगा। 1-2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, ये कहलाता है मेटा। 1-3 पोजीशन को मेटा कहा जाता है, ये भी मेटा ही है 1-3 पोजीशन, और ये कहलाता है पार 1-4 पोजीशन। तो क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 3 अलग अलग पोजीशन होगा। देयर आर 3 डिफरेंट orientations, there are 3 different position लिखते हैं, position, and hence orientation in this case is required। इस केस में आपको ओरिएंटेशन का जरूरत पड़ेगा कि कहां पर एडिशन होगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे, कहां पे एडिशन होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको समझने। ओके, केस 1, अगर क्या हो, इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप EDC group is attached to benzene ring, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, आपका कोई ग्रुप है OH, अगर ये रिजोनेंस करेगा तो आपको ये रिजोनेंस करवाया गया है कि अगर ये रिजोनेंस करेगा तो यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा माइनस, और यहां पे। ठीक है, अगर आपके पास एक इस तरह का सिचुएशन है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी हाइपर कंजुगेशन करके क्या करेगा, माइनस माइनस और माइनस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अगर एक EDC ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, और इस पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो, तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लस वहां अटैक करेगा जहां पर आपका माइनस। तो माइनस आप देख सकते हो कि कहां पर है, ऑर्थो पे और पारा, ऑर्थो पे और पारा। तो यहां पे आप ऑर्थो पे एडिशन करा सकते हो या पारा पे एडिशन करा सकते हो। यहां पे आपका ऑर्थो पे एडिशन होगा या पारा पे एडिशन होगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप is ortho para directing group, ortho para directing group towards electrophilic addition, electrophilic substitution लिखते हैं। एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, जो कि आप देख सकते हो। क्योंकि माइनस आपका ऑर्थो और पारा पे है, यहां प्लस में जुड़ना है, तो प्लस वहां जुड़ेगा जहां माइनस है, तो माइनस का होता है आपका ऑर्थो और पारा। केस 2 हम लिखते हैं, अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगा हो, केस 2 में अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इफ EWG is attached to benzene, मान लिया EWG अटैच, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे NO2 का केस लीजिए।
अगर आप NO2 के केस को लोगे तो आपको ये साफ दिखेगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर आएगा तो प्लस यहां आ गया, ये इधर आएगा प्लस यहां आ गया, इधर आएगा तो प्लस यहां आ गया। तो आपका ऑर्थो और पारा पे प्लस आ रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को इस पे ऐड करें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। आप जानते हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए क्या होगा, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल होगा यहां पर क्या होगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ऑर्थो और पारा पे प्लस जनरेट कर दे रहा है तो ऑर्थो पारा पे प्लस जनरेट करने के कारण इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, मेटा पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या एक्सेप्टर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप is meta directing group for electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनर रहा तो ऑर्थो पारा पे एडिशन होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहा तो मेटा पोजीशन पे होगा। नोट करके एक पॉइंट लिखने लायक है कि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट दे आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये एक एक्सेप्शन है जिसको कि आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली याद रखिए आप इस चीज को, एक्चुअली फॉर ओरिएंटेशन प्लसिव इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज कंसीडर्ड वेयर एज फॉर रिएक्टिविटी माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज कंसीडर्ड। पॉइंट सिंपल यह है कि जब आपको हैलोजन का केस हो, इस रूल का एक्सेप्शन है, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग होता है लेकिन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। और इसका कारण ये है कि जब हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात हम करते हैं तो उसको माइनस आई की तरह ट्रीट करते हैं। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा बेंजीन से, इलेक्ट्रोफाइल के बाद रिएक्टिविटी घटाएगा। लेकिन ओरिएंटेशन की बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करवाएगा, तो प्लसम इफेक्ट, हैलोजन का प्लसम इफेक्ट होगा, बिकॉज उसके पास एक लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन दे प्लसम इफेक्ट के थ्रू, और इसलिए नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा ऑर्थो और पारा पे, इसलिए ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होगा। तो यही आपका रूल्स है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगले क्लास में हम लोग और डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड अदर केस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिससे कि आपको ये जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, इसको और ज्यादा समझने में सहूलियत होगी।